एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज में हमने लास्ट डिस्कस किया था कंसीडरेशन के बारे में। आज का भी हमारा जो लेक्चर है वो कंसीडरेशन टॉपिक के ऊपर ही होगा। जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसमें हमने समझा था कि कंसीडरेशन क्या होती है और एक वैलिड कंसीडरेशन के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो कंसीडरेशन बेसिकली समथिंग इन रिटर्न होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टीज के कुछ ना कुछ राइट्स क्रिएट होने चाहिए और दोनों ही पार्टीज के कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन एक दूसरे के अगेंस्ट क्रिएट होनी चाहिए, तभी हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे और तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सिएबल बन सकता है, तभी आप उसे कोर्ट में जाके इन्फोर्स करवा सकते हो। लेकिन अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन प्रेजेंट नहीं है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन प्रेजेंट नहीं है तब उस कॉन्ट्रैक्ट को हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। मतलब कि उस कॉन्ट्रैक्ट को आप कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करवा सकते अगर कोई भी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करती, और अगर आपका राइट वायलेट होता है तो आप उसे कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करवा सकते अगर उसमें कंसीडरेशन प्रेजेंट नहीं है। अगर कंसीडरेशन प्रेजेंट भी है लेकिन वैलिड कंसीडरेशन प्रेजेंट नहीं है, वैलिड कंसीडरेशन कौन सी होगी, जिसमें वो सारे एलिमेंट्स जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, वो कंसीडरेशन क्या होगी, वैलिड कंसीडरेशन होगी। एक कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होने के लिए, इन्फोर्सिएबल होने के लिए एक कंसीडरेशन का होना जरूरी है। कंसीडरेशन एडुकेट नहीं भी है तो भी चलेगा पर होनी चाहिए, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जो जर्नल रूल क्या है हमारा कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, कंसीडरेशन के रिगार्डिंग, कि नो कंसीडरेशन मींस नो कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कंसीडरेशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, मतलब कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकते। लेकिन इस जर्नल रूल की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हमें दिए हुए हैं, जिन सर्कमस्टांसेस में क्या होता है कि अगर कंसीडरेशन प्रेजेंट भी ना हो या फिर कंसीडरेशन एक तरफा हो तब भी हम क्या कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड है और आप उसे इन्फोर्स करवा सकते हो। तो ये जो है वो जनरल रूल है। आज के लेक्चर में हम इस जनरल रूल के खिलाफ एक्सेप्शन जो हमें दी गई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उन्हें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है जिनमें अगर कंसीडरेशन प्रेजेंट नहीं है एक पार्टी की तरफ से तो आप उसे फिर भी इन्फोर्स करवा सकते हो कोर्ट में जाके। तो सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में क्रिएट किया जा रहा है कि आप प्यार मोहब्बत में किसी को कुछ भी प्रॉमिस कर रहे हो, कुछ देने का, कुछ पे करने का, तो वो क्या होगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि वो अपनी वाइफ के बर्थडे पे उसे एक गोल्ड चेन गिफ्ट करेगा। अब यहाँ पर जो हस्बैंड ने प्रॉमिस किया है वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन किया है, जो उसका अपनी वाइफ के लिए प्यार है उसके चलते उसने उसे प्रॉमिस किया है कि वो उसे गोल्ड चेन गिफ्ट करेगा, लेकिन वाइफ जो है बदले में उसे कुछ भी नहीं दे रही, तब भी इसे हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। सिमिलरली अगर हम और एग्जाम्पल लें तो फॉर एग्जाम्पल कि आपके फादर आपको प्रॉमिस कर देते हैं, अपने बेटे को प्रॉमिस कर देते हैं कि वो अपने बेटे को एक महंगी सी गाड़ी गिफ्ट करेंगे, एक महंगी सी गाड़ी दिलाएंगे, तब भी इसे हम क्या कहेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन क्रिएट हो रहा है, कि प्यार में आप किसी को कुछ दे रहे हो, प्यार में आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो कुछ भी देने का, कुछ भी पे करने का। तब इसमें क्या होगा, फादर तो कंसिडरेशन दे रहे हैं सन को, लेकिन सन की तरफ से फादर को कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिल रही, तभी क्या है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इट मस्ट मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, ये तभी इन्फोर्सिएबल है जब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लव एंड अफेक्शन में ही क्रिएट हुआ हो। पार्टीज जो हैं जैसे कि सन और फादर जो है वो दोनों
पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशन टू ईच अदर, मतलब कि जो भी दोनों पार्टीज लव एंड अफेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं वो दोनों पार्टीज नियर रिलेशनशिप में होने चाहिए। नियर रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि जैसे फादर मदर हो गए, ठीक है, फादर मदर आपस में कोई कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में कर रहे हैं, फादर अपने बेटों को कोई प्रॉमिस कर रहा है, फादर अपने बेटी को कोई प्रॉमिस कर रहा है, बेटी अपने फादर को कर रही है, बेटा अपने फादर मदर को कोई प्रॉमिस कर रहा है। इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं, भाई बहन को कर रहा है, बहन भाई को कर रही है, इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नियर रिलेशनशिप कहते हैं। तो जो भी दोनों पार्टीज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो दोनों क्या होनी चाहिए, इन नियर रिलेशनशिप होनी चाहिए। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। इट मस्ट बी इन राइटिंग, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को जिसमें एक तरफा कंसिडरेशन है जो कि आप लव एंड अफेक्शन में क्रिएट कर रहे हो, इसे आप तभी इन्फोर्सिएबल करवा सकते हो जब ये प्रॉमिस जो है वो रिटन फॉर्म में दिया गया हो। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को ऑरली बोल रहा है कि मैं तेरे बर्थडे पे तेरे को गोल्ड चेन गिफ्ट करूंगा और बाद में बर्थडे वाले दिन अगर वो गोल्ड चेन गिफ्ट नहीं करता तो वाइफ जो है अपने हस्बैंड के खिलाफ केस नहीं कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकती अनलेस एंड अनटिल अगर वो रिटन फॉर्म में नहीं है। वाइफ कब इन्फोर्स करवा सकती है, जब वो रिटन फॉर्म में होगा। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर दी लॉ, और जो भी प्रॉमिस किया जा रहा है एक तो रिटन फॉर्म में होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इसमें एक रजिस्टर्ड भी होना चाहिए अंडर लॉ। जैसे कि मान लो कि फादर अपने बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो हमारी एक प्लॉट पड़ा है हमारा वो मैं तुझे पे कर दूंगा, तुझे तेरे नाम कर दूंगा। तो वो जो प्लॉट है जिस भी लॉ के अंडर आप ट्रांसफर कर सकते हो उस लॉ के अंडर आपको इस प्रॉमिस को रजिस्टर्ड करवाना होगा, तभी इस कॉन्ट्रैक्ट को हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हो उसमें कंसिडरेशन एक तरफा है, दूसरी पार्टी की तरफ से कोई भी कंसिडरेशन नहीं आ रही, तब आप उसे इन्फोर्स करवा सकते हो। लेकिन कब, जब दोनों पार्टीज नियर रिलेशनशिप में हो और जो प्रॉमिस किया जा रहा है वो रिटन फॉर्म में किया जा रहा हो और प्रॉमिस को रजिस्टर भी करवाया गया हो अंडर दी लॉ। जिस भी लॉ के अंडर वो प्रॉमिस किया जा रहा है, जिस भी लॉ के अंडर फादर अपने से वो चीज सन को ट्रांसफर करेगा, उस लॉ के अंडर वो चीज क्या होनी चाहिए, रजिस्टर होनी जरूरी है। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सेप्शन। नेक्स्ट एक्सेप्शन है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरली सर्विसेज। देखो हमने पिछले लेक्चर में भी जब एलिमेंट्स डिस्कस किए थे तब एक पॉइंट डिस्कस किया था कि कंसीडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों हो सकती है। अगर पास्ट कंसीडरेशन भी है तभी उसे हम क्या कहेंगे, एक वैलिड कंसीडरेशन ही कहेंगे। तो यहाँ पर भी वही बात की गई है कि अगर कोई कंपनसेशन आप पे कर रहे हो, मतलब कि कोई पर्सन प्रॉमिस कर रहा है पे करने के लिए, किसके बदले में प्रॉमिस कर रहा है, सामने वाले पर्सन को जो उसने उसे पास्ट में सर्विसेज दिए हैं उसके बदले में, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे और उसे भी आप इन्फोर्स करवा सकते हो। जैसे कि हमने सब्जी वाले की एग्जांपल दी थी कि उसकी सारी सब्जियां गिर गई, आप उसकी हेल्प कर रहे हो सब्जी उठाने, आपने हेल्प कर दी। हेल्प करने के बाद अगर सब्जी वाला आपको प्रॉमिस कर देता है कि मैं आपको इतने रुपए पे करूंगा अपनी हेल्प करने के बदले, तो अब सब्जी वाला जो आपको पैसे पे कर रहा है वो आपको कंसीडरेशन दे रहा है, लेकिन उसके बदले में आप उसे भी कुछ नहीं दे रहे, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, एक वैलिड कंसीडरेशन ही कहेंगे और वो भी क्या है, इन्फोर्सिएबल है। तो द सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरली, जो भी सर्विस दी गई है वो वॉलंटरली दी जानी चाहिए, मतलब कि आप अपनी मर्जी से आगे आके सब्जी उठाने में उसकी हेल्प कर रहे हो। द सर्विस मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रॉमिसर, तो और हमेशा प्रॉमिसर की को ही सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए। मतलब जो पर्सन आपको प्रॉमिस कर रहा है, जिसे आपने पास्ट में सर्विस दी थी और वो प्रॉमिस कर रहा है, उसके लिए ही सर्विस होनी चाहिए। द प्रॉमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंट एट द टाइम व्हेन सर्विसेज वर रेंडर्ड, प्रॉमिसर के लिए होनी चाहिए और प्रॉमिसर उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में भी होना चाहिए। द प्रॉमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कंपनसेट द प्रॉमिसी, और जब प्रॉमिसर प्रॉमिस कर रहा है आपको पे करने के लिए, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो आपको कंपनसेशन पे करना चाहता है। अब देखो मैंने एग्जांपल जो सब्जी वाले की ली है वो बहुत इजी एग्जांपल ली है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मतलब ये अब ये मत कह देना कि सब्जी उठाने में हेल्प कर दिया तो वो प्रॉमिस करेगा
और बाद में हम उसके ऊपर केस करेंगे। मतलब कि कोई भी अगर ऐसा केस है जिसमें आप वॉलंटरली किसी की हेल्प कर रहे हो और बाद में वो पर्सन आपकी हेल्प से खुश होके आपको प्रॉमिस कर देता है कि मैं आपको आपकी हेल्प के बदले में ये चीज पे करूंगा या ये चीज दूंगा, तब वो पर्सन अपनी बात से मुकर नहीं सकता। आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो अगर वो बाद में आपको पे नहीं करता। लेकिन उसके लिए ये कुछ कंडीशंस हैं कि जो सर्विसेज आपने दी है वो वॉलंटरली हो, मतलब कि कुछ डरा धमका कर ना आपसे वो काम करवाया गया हो या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपको इन्फ्लुएंस करके ना वो हेल्प ली गई हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से वो सर्विसेज दे रहे हो और जो भी सर्विसेज दी गई हैं वो प्रोमिजर के लिए होनी चाहिए और उस टाइम पे प्रोमिजर जो है एग्जिस्टेंस में होना चाहिए और उसकी इंटेंशन होनी चाहिए जब वो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इस पर्सन को कंपनसेट करना चाहता हूं। तो ये कुछ कंडीशन है इस एक्सेप्शन को कंप्लीट करने के लिए, इस एक्सेप्शन के अंडर पास सर्विसेज को इन्फोर्सेबल करने के लिए। थर्ड जो एक्सेप्शन है वो है प्रॉमिस टू पे टाइम बेस्ड डेट। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि मोहन ने प्यारे को 10 साल पहले, फॉर एग्जाम्पल कि मोहन ने प्यारे को 10 साल पहले 15,000 रुपए दिए थे और 10 साल तक मोहन को प्यारे ने वो पैसे वापस नहीं किए और मोहन ने प्यारे के अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं लिया। अब 10 साल बाद मोहन को अचानक से याद आ रहा है कि मुझे तो प्यारे से 15,000 रुपए लेने थे, तो उसने मांगे, प्यारे ने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा। अब अगर जो मोहन है वो क्या कर रहा है, कोर्ट में चला जाता है कि मुझे 15,000 वापस चाहिए, मैं प्यारे के ऊपर केस करूंगा और अपने 15,000 वापस ले लूंगा। तो कोर्ट जो है ना मोहन को वापस घर भेज देता है ये बोलकर कि भाई आप 10 साल से थे कहां पर, 10 साल पहले आपने 15,000 रुपए दिए थे, तो 10 साल तक क्या आपको पैसे मांगने नहीं चाहिए थे? यहाँ पर आप ऐसे थोड़ी है ना कि कोर्ट में जब मर्जी जब जी चाहे तब आप आ जाओ केस करने के लिए, ऐसा नहीं होता। एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट के अंदर ही आप केस कर सकते हो। तो ये जो टाइम लिमिट दी गई है ना केस करने की, ये दी गई है हमें लिमिटेशन एक्ट के अंदर। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉ है, एक लॉ है कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग, वैसे ही लिमिटेशन एक्ट भी एक लॉ है जो हमें क्या बताता है कि अगर आपको किसी के ऊपर केस करना है, किसी के अगेंस्ट एक्शन लेना है, तो ऐसा नहीं है कि आपका जब जी चाहेगा, जब आपकी मर्जी होगी तब आप कोर्ट में जाके उस पर्सन के खिलाफ एक्शन ले सकते हो। एक टाइम लिमिट बताई हुई है, जिस टाइम लिमिट के अंदर रहते ही हम एक्शन ले सकते हैं। अगर वो टाइम लिमिट खत्म हो जाती है तो उसके बाद हम एक्शन नहीं ले सकते। तो यही बात इस केस से, इस एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब मोहन जो है 10 साल पहले उसने पैसे लिए थे, 10 साल तक उसने पैसे नहीं मांगे, तो 10 साल के बाद वो पैसे नहीं मांग सकता कोर्ट में केस करके। इसके ऊपर लिमिटेशन पीरियड अप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर लिमिट लग गई कि 10 साल के बाद वो केस नहीं कर सकता। क्लियर होगी? तो टाइम बेस्ड डेट में भी यही है कि देखो लिमिटेशन पीरियड जो है वो एक्सीड हो गया। 10 साल की जब हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली में जब इस तरह के केस की हम बात करते हैं ना कि आपको मनी रिकवर कराने के लिए किसी के अगेंस्ट केस करना है, तो उसमें लिमिटेशन पीरियड जो है वो 3 इयर्स का होता है कि 3 साल के अंदर अंदर आप उसके खिलाफ केस करके पैसे अपने रिकवर कर सकते हो अगर वो पर्सन आपको पैसे नहीं दे रहा तो। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि 10 साल पहले पैसे दिए थे, तो यहाँ पर लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, 7 साल पहले ही खत्म हो गया था। तो इस केस में क्या है कि अगर मान लो 10 साल बाद प्यारे खुद चल के, कि कोई ऐसा केस है जिसमें आपने किसी पर्सन को पैसे दिए थे, किसी पर्सन से पैसे लेने थे आपको, लेकिन बहुत टाइम बीत गया है, जो लिमिटेशन पीरियड है वो भी खत्म हो गया, आप उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, कोई भी रीजन था कि आपने केस नहीं किया। तो उस टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद, लिमिटेशन टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद जिस पर्सन से हमें पैसे लेने हैं,
जैसे कि हमने प्यारे से पैसे लेने हैं, तो प्यारे अगर खुद प्रॉमिस कर दे, खुद आकर मोहन को प्रॉमिस कर दे कि यार जो मैंने तेरे से 10 साल पहले 15,000 रुपए लिए थे वो पैसे मैं तेरे को वापस करने को तैयार हूं। अब यहाँ पर ये जो उसने प्रॉमिस किया है इसे भी हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर करेंगे कि अब जो इसने प्रॉमिस किया है, अगर इस प्रॉमिस करने के बाद में वो मुकर जाता है तो मोहन उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब उसने नया प्रॉमिस किया है तो मोहन और प्यारे के बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी फॉर्म हो गया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होया नया प्रॉमिस करने से, उसमें मोहन की तरफ से कोई भी कंसिडरेशन नहीं जा रही प्यारे को, तब भी उसे हम क्या मानेंगे, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही मानेंगे। तो ये था प्रॉमिस टू पे टाइम बेयर डेट। टाइम बेयर डेट कौन सा होता है, जिस डेट को कि आपने किसी से पैसे लेने थे और उसका जो लिमिटेशन टाइम पीरियड है वो समाप्त हो चुका है, अब उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं कर सकते, लेकिन वो पर्सन जो है जिसे हमने पैसे लेने थे वो खुद चलकर सामने से आकर हमें वो पैसे देने के लिए प्रॉमिस कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉमिस टू पे टाइम बेयर डेट। तो ये जो टाइम बेयर डेट होता है इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है वो क्या होगा, इन्फोर्सिएबल होगा। बट कब होगा, जब ये राइटिंग में होगा एंड साइंड बाय द पर्सन प्रॉमिस टू पे द टाइम बेयर डेट। जब प्यारे ये बात जो है रिटन फॉर्म में लिखकर बताएगा, जब प्यारे अपना प्रॉमिस रिटन फॉर्म में देगा और उस रिटन डॉक्यूमेंट को साइन भी करेगा, तभी इसे हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अगर उसने बस बातों बातों में आपको ऑरली बोल दिए तब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसे हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते। क्लियर हुई इतनी बात कि कंसीडरेशन यहाँ पर मोहन की साइड से होना जरूरी नहीं है। जो ये नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है, अगर इसके फॉर्म होने के बाद प्यारे नहीं देता पैसे, तब मोहन उसके खिलाफ केस कर सकता है। बिल्कुल क्लियर होगा। चलो जी, हमारा फोर्थ, तो फोर्थ में है एजेंसी। जो भी एजेंसी में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, वो भी विदाउट कंसीडरेशन होता है और उसे भी आप इन्फोर्सिएबल करवा सकते हो। फॉर एन एजेंसी एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सिएबल इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। जो ये एजेंसी रिलेशनशिप है एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में इसमें अगर कंसीडरेशन नहीं है तभी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और कब होगा, जब ये राइटिंग में होगा और जो आपका रिलेशनशिप है प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशनशिप है उसे आप रजिस्टर्ड करवाओगे तब। तो बात समझ में, एजेंसी रिलेशनशिप, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल पर्सन होता है और एक पर्सन होता है एजेंट। एजेंट जो होता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, मतलब कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर रहा है अपने बिहाफ के ऊपर एक्ट करने के लिए, अपने बिहाफ के ऊपर काम करने के लिए। तो जो पर्सन काम पे रख रहा है किसी को काम बोल रहा है अपने बिहाफ पे करने के लिए, वो होता है प्रिंसिपल, और जो पर्सन उस काम को कर रहा है वो होता है एजेंट। तो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके बीच में कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं है। अगर कंसीडरेशन नहीं भी होगी तब भी उसे हम क्या कहेंगे, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि जो एजेंट है, मतलब कि यार एजेंट कोई भी हो सकता है, मतलब आप किसी को अपने बिहाफ पे कोई काम बोल रहे हो तो जो भी वो पर्सन काम करके आएगा उसके लिए आप जिम्मेवार होगे क्योंकि आपने उसे करने को बोला था। तो इसमें क्या होगा, कंसिडरेशन की हमें जरूरत नहीं है, आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट। अगर आप किसी को अपनी मर्जी से कोई भी चीज गिफ्ट में दे देते हो, तो देखो गिफ्ट में तो हमें पता ही है कि हम सिर्फ देते हैं, हमें मिलता तो कुछ भी नहीं है, तो वो भी क्या होगा, एक वैलिड कंसीडरेशन होगा, सॉरी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि गिफ्ट में सिर्फ हम सामान किसी को दे रहे हैं, कोई भी चीज किसी को दे रहे हैं इस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि वो पर्सन भी हमें रिटर्न में कुछ देगा। तो यहाँ पर भी कंसीडरेशन नहीं आ रही एक तरफ से, तो ये भी क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट a gift is a voluntarily transfer of property from one person to another without any consideration। गिफ्ट क्या है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी यहाँ पर कोई भी चीज हो सकती है, मूवेबल और इमूवेबल दोनों। मूवेबल यानी कि घर, प्लॉट, सॉरी इमूवेबल यानी कि घर हो गया, प्लॉट हो गया, ऐसी सब चीजें। मूवेबल यानी कि गाड़ी, कुछ भी
ऐसी चीजें जिसको आप मूव कर सकते हो। तो कोई भी चीज अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को दे रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन, उसे हम बोलते हैं गिफ्ट। Even though there is no consideration, a gift is still considered a valid contract। तो गिफ्ट में कोई भी कंसिडरेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी गिफ्ट क्या होता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। बट कब, जब गिफ्ट जो है वॉलंटरली दिया जा रहा हो, मतलब कि कोई भी डरा धमका कर अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना करवा रहा हो अपने नाम पर, और गिफ्ट जो है वो हमेशा रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप उसे इन्फोर्स करवा सकते हो। रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए और साइंड बाय डोनर होना चाहिए। देखो दो पार्टीज होती है, एक डोनर और डोनी। डोनर वो होता है जो गिफ्ट दे रहा है, डोनी वो होता है जिसे गिफ्ट मिल रहा है। तो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए और डोनर के उसके ऊपर साइन होने चाहिए। डोनर के भी हो सकते हैं या फिर डोनर के बिहाफ पे उसके एजेंट के भी हो सकते हैं, ठीक है। और गिफ्ट जो है तभी वैलिड माना जाएगा जब ये गिफ्ट एक्सेप्ट किया जाएगा बाय डोनी। जब इसे डोनी एक्सेप्ट कर लेगा तभी क्या है, ये एक वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। और जो डोनर है वो डोनी के एक्सेप्ट करने से पहले पहले गिफ्ट को रिवोक भी कर सकता है, लेकिन डोनी के एक्सेप्ट करने के बाद में रिवोक नहीं किया जा सकता। जब डोनी ने एक्सेप्ट कर लिया तब ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और वो चीज जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हो पे करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, वो आपको देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल क्लियर होगी इतनी बात। अब देखो गिफ्ट और नेचुरल लव एंड अफेक्शन में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आप प्यार मोहब्बत से किसी को कोई चीज दे रहे हो, और जो भी चीज किसी को दे रहे हो उसके साथ आपका नियर बाय रिलेशन होना चाहिए, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, इनको ही। लेकिन गिफ्ट जो है वो किसी को भी दिया जा सकता है, और मोर ओवर जो भी गिफ्ट है उसको हम अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही रेगुलेट करते हैं। यानी कि गिफ्ट कैसे दिया जाएगा, किस चीज का दिया जाएगा, ये सारी चीजें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमें बताई गई है। क्लियर होगी ये बात। नेक्स्ट, बेलमेंट। बेलमेंट भी एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो क्या होता है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली एक पर्सन अपनी कोई चीज का पोजेशन, यानी कि अपनी कोई चीज किसी सामने वाले पर्सन को दे रहा है कुछ टाइम के लिए, फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन। कोई भी स्पेसिफिक रीजन है, कोई भी स्पेसिफिक काम है, उसके लिए आप अपनी चीज किसी को दे रहे हो, और बाद में जब वो काम पूरा हो जाएगा तो वो पर्सन आपको वो चीज लौटा देगा। तो ये होता है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में जिस भी पर्सन को आप अपनी कोई चीज दे रहे हो उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो उस आपकी चीज को अच्छे से संभाल के यूज करे और उसका कोई भी नुकसान ना करे। Bailment is the legal relationship created when one party, the bailee, is entrusted with the possession and control of property owned by another party, the bailer, for a specific purpose। किसी भी specific person के लिए जो person अपनी चीज दे रहा है उसे हम बोलते हैं बेलर, और जिसे दी जा रही है उसे हम बोलते हैं बेली। कोई भी person अपने किसी specific purpose के लिए बेलर जो है अपनी कोई चीज बेली को दे रहा है फॉर सम टाइम, जब वो स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो जाएगा तो वो चीज वापस बेलर के पास आ जाएगी। तो यहाँ पर भी कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड माना जाता है। मतलब कि अगर बेली आपकी चीज को अच्छे से संभाल कर ना रखे, उसका प्रॉपरली यूज ना करे, या फिर जिस पर्पस के लिए आपने उसको वो चीज ट्रांसफर की थी उस पर्पस के लिए ना यूज करे, तो बेलर के पास राइट होता है कि वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। In bailment there is no exchange of consideration but is still considered a valid contract। कोई भी consideration नहीं होती लेकिन फिर भी एक valid contract होता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल कि मैंने अपना डॉगी अपनी फ्रेंड को दे दिया, मुझे 4-5 दिन के लिए बाहर जाना था कहीं, तो मैंने अपना डॉगी अपनी फ्रेंड को दे दिया ताकि वो 4-5 दिन के लिए उसकी देखभाल कर ले। जब मैं वापस आ जाऊंगी तो डॉगी क्या है, मेरे पोजेशन में वापस आ जाएगा। अब अगर मेरी फ्रेंड जो है मेरे डॉगी को ध्यान ना रखे, उसको टाइम पर खाना ना दे, उसकी तबीयत खराब हो जाए, तो वो लाइबल होगी, मैं उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ। इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। मोर ओवर जो हम अपनी स्कूटी, कार वगैरह जो है सर्विस कराने के लिए सर्विस सेंटर पे दे के आते हैं, तो कुछ टाइम के लिए जब तक हमारी स्कूटी की रिपेयर नहीं हो जाती, सर्विस नहीं हो जाती, स्कूटी का पोजीशन जो है वो सर्विस सेंटर वालों के पास होता है। तो ये भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इन दोनों के बीच में,
आपके बीच में और सर्विस सेंटर के बीच में। इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जब स्कूटी की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो स्कूटी का पोजेशन वापस आपके पास आ जाएगा। इस दौरान अगर सर्विस सेंटर जो है आपकी स्कूटी का ध्यान नहीं रखता या फिर आपको देने से मना कर देता है, कोई भी नुकसान कर देता है, तो उसके लिए वो लायबल माना जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास चैरिटी। तो देखो चैरिटी में भी क्या होता है कि हम दान दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, तो वापस हमें रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा। तो चैरिटी इज ऑल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो चैरिटी जो है, आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, किसी भी एनजीओ को, किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, कि हम आपको इतनी अमाउंट का चैरिटी देंगे। तो अगर आपने प्रॉमिस किया है तो बाद में आप उस बात से इनकार नहीं कर सकते, आपको पे करना होगा। तो प्रॉमिस जो है वो वॉलंटरली किया होना चाहिए और इंटेंशन होनी चाहिए आपकी चैरिटेबल डोनेशन करने की। तो चैरिटी जो की जा रही है विदाउट एनी कंसिडरेशन, उसे भी हम क्या कहेंगे, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर करेंगे। तो ये थी हमारी 7 एक्सेप्शंस नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाले रूल की, कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। ये ओके है, बट कुछ एक्सेप्शंस के साथ। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, गलत माना जाता है, कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। वो हमने सारी डिस्कस कर ली। क्या क्या थी वो? सबसे पहले था नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कि आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर किया है, अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज पास्ट वॉलंटरी सर्विस। अगर आपने किसी को पास्ट में सर्विस दी थी और वो पर्सन आपको प्रॉमिस कर रहा है कुछ पे करने के लिए, तो वो पर्सन भी लायबल होगा, उसे पे करना पड़ेगा, पर वो प्रॉमिस जो है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। और उसके बाद था टाइम बेयर डेट। अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका है और उसके बाद में वो पर्सन जिससे हमने पैसे लेने थे वो हमें प्रॉमिस कर रहा है पे करने के लिए, तो उसे भी हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर करेंगे। फिर एजेंसी में भी हम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, और उसके लिए भी कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं होता। उसके बाद गिफ्ट था। गिफ्ट में भी हम किसी पर्सन को गिफ्ट देते हैं, कोई चीज देते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता, वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। फिर बेलमेंट और चैरिटी, ये भी क्या है, कंसिडरेशन के बिना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सो क्लियर हुई इतनी बात? कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट डाउन, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।